दोस्तों आज की ये कहानी है फ्लाइट 571 की। एक ऐसी फ्लाइट जो बर्फीली पहाड़ियों के बीच जाकर क्रैश हो गई, जिसे क्रैश होने के लगभग 2 महीने के बाद भी ढूंढा नहीं जा सका। इस फ्लाइट में बचे हुए पैसेंजर्स को खुद को जिंदा रखने के लिए अपने ही साथियों का कच्चा मांस तक खाना पड़ा। तो आखिरकार क्या है इस फ्लाइट 571 की पूरी कहानी, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए आज के इस रहस्यमय वीडियो को शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों फ्लाइट 571 की कहानी 12 अक्टूबर 1972 को उस वक्त शुरू होती है जब ओल्ड क्रिश्चियन क्लब के रग्बी खिलाड़ियों को रग्बी खेलने के लिए सिटी यांगो जाना था। इसके लिए टीम के कप्तान ने एक प्राइवेट प्लेन बुक करते हैं और चूंकि यह एक प्राइवेट प्लेन था इसलिए इसमें खिलाड़ियों के साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी फ्री में मैच देखने के लिए सिटी यांगो जा रहे थे। और 12 अक्टूबर 1972 को 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर के साथ फ्लाइट 571 युरुआंगन की राजधानी मोंटेविडियो से उड़ान भरती है। इस सफर के दौरान फ्लाइट 571 को सबसे पहले मेंडोजा अर्जेंटीना तक पहुंचना था और फिर वहां से ईंधन रिफिल करने के बाद इसे सेंटियांगो पहुंचना था। फ्लाइट को कॉलोनेल जूलियो नाम के काफी अनुभवी पायलट उड़ा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था और इस तरह से यह फ्लाइट कुछ घंटे सफर करने के बाद मोंटेविडियो से मेंडोजा तक बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाती है। लेकिन मोंटेजा में ईंधन रिफिल करने के बाद जब इस फ्लाइट को सेंटियांगो ले जाने की बारी आती है तब वहां का मौसम इतना खराब हो जाता है कि पायलट कॉलोनेल उस रात सेंटियांगो न जाकर मेंडोजा में ही रुकने का फैसला करते हैं। अगली सुबह यानी कि 13 अक्टूबर को भी मौसम में कोई भी बदलाव नहीं आता, जिसके बाद पायलट दोपहर तक और रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन आखिरकार दोपहर में भी मौसम में कोई बदलाव नहीं आता। तब उस खराब मौसम में ही पायलट फ्लाइट 571 को सेंटियांगो ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे आपको बता दें पायलट कॉलोनेल ने मेंडोजा से सेंटियांगो तक पहले भी 29 बार प्लेन उड़ाया होता है, इसलिए उन्हें खुद पर भरोसा था कि वे खराब मौसम में भी बड़े आराम से सेंटियांगो पहुंच जाएंगे। तो अब सेंटियांगो तक पहुंचने के लिए पायलट को एंड्रीज की सभी बर्फीली पहाड़ियों को पार करना था। लेकिन जैसे ही पायलट कॉलोनेल फ्लाइट 571 के साथ इन पहाड़ियों को एक एक करके पार करना शुरू करते हैं तो वहां बर्फ का भयानक तूफान आ जाता है, जिसके बाद पायलट कॉलोनेल को आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता और वे अंदाजे से ही इस प्लेन को उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों पायलट कॉलोनेल को इस रास्ते पर प्लेन उड़ाने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसलिए वे अंदाजे से प्लेन को उड़ा रहे थे। और इस तरह से कुछ घंटे तक प्लेन उड़ने के बाद जब पायलट को अपने अंदाजे से ये लगता है कि वे सिटीयांगो एयरपोर्ट के पास पहुंच गए हैं तो वे सिटीयांगो एयरपोर्ट से कांटेक्ट करके उनसे लैंडिंग की परमिशन ले लेते हैं। लेकिन असल में पायलट इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका प्लेन अभी भी एंड्रीज की पर्वतों के ऊपर ही उड़ रहा था और इसलिए वे प्लेन को अंदाजन लैंड करवाने के लिए 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर लेकर आते हैं और फिर लैंडिंग की पोजीशन बनाते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें अचानक से सामने की तरफ एक धुंधली सी लेकिन एक बड़ी चट्टान नजर आती है। पायलट बिल्कुल घबरा जाते हैं और प्लेन के यक्कों को झटके से ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, जिससे प्लेन हवा में बिल्कुल वर्टिकल उड़ने लगता है। ऐसी सिचुएशन में प्लेन की स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है और अब प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन बिल्कुल तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरने लगता है। आखिरकार प्लेन पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो जाता है और पायलट की तुरंत मौत हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में प्लेन का टेल उड़ चुका था और कॉकपिट लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इस प्लेन क्रैश में कुल 45 लोगों में से सिर्फ 33 लोग ही जिंदा बच पाए थे और उनमें से भी कई लोग बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। प्लेन में 2 मेडिकल स्टूडेंट भी मौजूद थे जो खुद जख्मी होते हुए भी फर्स्ट स्टैंड किट की मदद से दूसरे ज्यादा जख्मी लोगों की मदद करने लगे थे। इस प्लेन में मौजूद नांदो नाम के इंसान को सिर पर ऐसी चोट लगती है कि वो कोमा में चला जाता है। कुल मिलाकर प्लेन में जिंदा बचे सभी लोग थोड़े बहुत जख्मी जरूर होते हैं। उधर रेस्क्यू टीम भी कई सारे प्लेन्स के साथ जल्दी से जल्दी फ्लाइट 571 की खोज में निकल जाती है, लेकिन सफेद बर्फ में सफेद प्लेन को ढूंढ पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और इस तरह से देखते ही देखते हादसे का पहला दिन बीत जाता है। दूसरी तरफ सभी घायल पैसेंजर्स ने किसी तरह से एक रात बर्फीली पहाड़ियों में गुजारी और अगले दिन भूख लगने पर प्लेन्स में पड़े थोड़े बहुत नाश्ते के सामान से अपना गुजारा किया। अगले दिन 11 प्लेन के साथ रेस्क्यू
रेस्क्यू टीम वहां दोबारा आई। इस बार पैसेंजर ने अपने लगेज को बाहर निकालकर बर्फ पर बिछा दिया ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें ऊपर से देख सके, लेकिन इस बार भी रेस्क्यू टीम उन्हें नहीं देख पाई। इस तरह से दूसरा दिन भी बीत गया और फिर जब अगले दिन पैसेंजर्स की आंख खुली तो उन्होंने पाया कि उनमें से 5 घायल लोगों की मौत हो चुकी थी। तीसरे दिन तक प्लेन में मौजूद सारा खाना भी खत्म हो चुका था और पानी जमकर बर्फ बन चुका था। ऐसे में पैसेंजर्स के पास ना तो खाना था और ना ही पीने को पानी। ऐसी खतरनाक हालत में भी एक पैसेंजर ने अपना दिमाग लगाकर बर्फ को एक सीट में भरकर उसे प्लेन के ऊपर रख दिया, जिसकी वजह से दोपहर में धूप होने पर बर्फ पिघलकर पानी बन गया और इस तरह से लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। तीसरे दिन ही कोमा में गए पैसेंजर नांदो को होश आ जाता है और इस तरह से बिना कुछ खाए तीसरा दिन भी बीत जाता है। चौथा दिन होते होते बर्फ की सफेदी की वजह से लोगों की आंखें चौंधी आने लगी थी, इसलिए सभी लोगों ने फ्यूजलेज में पड़े टोपी के सन वाइजर और ब्रा के रबड़ की मदद से 3 सनग्लासेस बना लिए। ठंड से बचने के लिए लोगों ने रबर सीट से अपने लिए जूते बना लिए। अब तक बिना कुछ खाए 8 दिन बीत चुके थे और अचानक उन्हें प्लेन में पड़े रेडियो में ये न्यूज सुनने को मिलती है कि फ्लाइट 571 के सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है और गर्मी का महीना आने पर बर्फ पिघलने के बाद इसे फिर से शुरू किया जाएगा। ये खबर सुनते ही लोगों की हिम्मत टूट जाती है। किसी तरह से 2 दिन और बीते और अब लोग भूख से मरने लगे थे। ऐसे में कुछ लोगों ने मिलकर यह फैसला किया कि अब वे अपने मरे हुए दोस्तों के मांस को खाकर जिंदा रहेंगे और अपने बचने का रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन जो लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाए, आने वाले 2 दिनों में भूख से उनकी मौत हो गई। ये सब देखने के बाद नांदो समेत 4 लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब वे फ्यूजलेज में रहना छोड़कर पश्चिम के तरफ की पहाड़ियों को पार करके गांव में मदद लेने के लिए जाएंगे। लेकिन उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि पहाड़ी उनसे काफ़ी दूर थी। लेकिन फिर भी बिना हिम्मत हारे ये चारों लोग सनग्लासेज, रबड़ के जूते, कुछ गर्म कपड़े और कुछ मांस के टुकड़े लेकर इस मुश्किल सफ़र पर निकल पड़ते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद इन्हें प्लेन का टूटा हुआ टेल का हिस्सा मिलता है, जिसमें लोगों के सामान के साथ साथ शराब, सिगरेट, लाइटर और कुछ खाने का सामान भी मिलता है। ये लोग बड़ी खुशी से आग जलाते हैं और उस रात सुकून से सो जाते हैं। अगली सुबह ये अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, खुले आसमान के नीचे बर्फीली पहाड़ियों में इन लोगों के लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि किसी तरह से ये एक रात गुजारते हैं और अगली सुबह वापस प्लेन के टेल में आ जाते हैं। इन 4 लोगों में एक रॉय नाम का बंदा पेशे से इलेक्ट्रीशियन होता है। वह सलाह देता है कि अगर हम टेल में लगी बैटरी को डीसी से एसी में कन्वर्ट कर लें तो इसकी मदद से फ्यूजलेज में लगे रेडियो का इस्तेमाल करके मदद बुला सकते हैं। जिसके बाद ये चारों लोग उसी टेल में रहने लगते हैं और कुछ दिन तक वहीं काम करने के बाद जब रॉय बैटरी को डीसी से एसी में बदलने में कामयाब हो जाता है, तब वह प्लेन के फ्यूजलेज में रेडियो को लाने जाता है। लेकिन तभी वहां बर्फ का ऐसा तूफान आता है कि रॉय समेत 8 लोगों की मौत हो जाती है और बाकी लोग जो फ्यूजलेज के अंदर थे वे फ्यूजलेज के साथ ही बर्फ के नीचे जिंदा दफन हो जाते हैं। बर्फ के नीचे दफन फ्यूजलेज में मौजूद लोगों को अब ये बात समझ में आ गई थी कि जैसे ही फ्यूजलेज की ऑक्सीजन खत्म होगी वे मारे जाएंगे। इसलिए ये सभी पैसेंजर्स साथ मिलकर 3 दिनों तक बर्फ की खुदाई करते हैं और भूख लगने पर अपने ही दोस्तों का मांस खाते रहे। उधर नांदो और बाकी 2 लोग लगातार 10 दिनों तक पहाड़ी चढ़ते रहे और रात में सोने के लिए ये प्लेन के टेल में मिले गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते रहे। आखिरकार 10 दिनों के बाद ये एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जिसके दूसरी तरफ उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं। नांदो इशारे से उनसे मदद मांगता है, जिसके बाद वे लोग जैसे ही नांदो के पास पहुंचते हैं तो नांदो उन्हें सारी आपबीती सुनाता है। वे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक इस घटना को हुए पूरे 71 दिन बीत चुके होते हैं। गाँव के लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसके लगभग 10 घंटे बाद मदद के लिए आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाती है और फिर वे नांदो के बताए गए रास्तों को फॉलो करते हुए फ्यूजलेज में फंसे बाकी लोगों तक भी पहुंच जाते हैं। इस तरह से हादसे के लगभग 72 दिनों के बाद 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच पाए। बाकी 13 लोगों की लाशें सही सलामत मिली और बचे हुए 16 लोगों की सिर्फ हड्डियां बरामद हुई। मरे हुए लोगों की लाश और हड्डियों को दुर्घटना स्थल पर ही दफन कर दिया गया और 18 जनवरी को सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।